नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पे। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं IAS 800 2007 की समरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मेरे IAS 4, 5, 6 2000 पर अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट कोड का। तो ये उस पर अच्छे व्यू आए थे, इसलिए अब IAS 800 2007 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था IAS 4, 5, 6 के बारे में, वैसे ही मैं डिटेल में बताने वाला हूँ IAS 800 के बारे में, बल्कि उससे अच्छा ही बताऊंगा, बेटर वे में अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो बनने वाले हैं IAS 800 के, ये शॉर्ट वीडियो बनेंगे जैसे कि IAS 4, 5, 6 के बने थे। बट एक स्टूडेंट का रिव्यू आया था कि लॉन्ग वीडियोज़ बनाने हैं। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि लॉन्ग बनाने हैं, शॉर्ट बनाने हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊंगा, यानी 2 या 3 वीडियोज़ में पूरा कोड खत्म कर दूंगा। तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। ये फर्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, देन फिर आपको सेकंड वीडियो मिलेगा। तो आपके कमेंट के बेसिस पर फिर थर्ड वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, अब IAS 800 2007 की जो सीरीज़ है किस किस के लिए यूज़फुल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था 4, 5, 6 में, कि जो स्टूडेंट्स गेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ES का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, उसके अलावा SSC का जो एग्ज़ाम होता है JEE का, या स्टेट JEE का जो एग्ज़ाम होता है, या AEN का एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, ये वीडियोज़ यूज़फुल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन एक्सप्लेन करके कि कैसे आपको स्टडी करनी है कोड की IAS 800 2007 की। चलिए देखिए, ये अपने पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10 है। और जो सेक्शन नंबर 10 है, इस सेक्शन नंबर 10 में आपके पास सबसे पहला टॉपिक है कनेक्शंस का। तो मैं सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। मतलब लास्ट टाइम हमने क्या किया था IAS 4, 5, 6 में, कि हम कोड के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन इस बार हम कोड के हिसाब से चलेंगे, हम चलेंगे टॉपिक के हिसाब से। तो पहला टॉपिक आपका कनेक्शन। अब कनेक्शंस के बारे में आपको यहाँ पर गिवन है सेक्शन नंबर 10 में, यानी क्लोज नंबर 10 में, 10.1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। IAS 800 2007 में जो भी क्लोजेज यहाँ पर गिवन होंगे, उन सभी क्लोजेज को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। जैसे कि मिनिमम स्पेसिंग के बारे में क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, डायमीटर से रिलेटेड मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए आपको, टैक रिवेटिंग के लिए कितनी होगी। ठीक है, अलग अलग जितने भी केसेस होंगे सारे डिस्कस किए जाएंगे। एंड डिस्टेंस क्या होती है, एज डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है ना, तो अब मैं इस बार क्या है, कोड से नहीं बताऊंगा, इस बार आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी की सारी चीजें। तो अब चलते हैं वापस से कहाँ पर, उसी PDF में जहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, जो हमारा टॉपिक है कनेक्शन, उस कनेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है रिवेट, दूसरा है बोल्ट और तीसरा है वेल्डिंग। अब हम जो पढ़ने वाले हैं रिवेट और बोल्ट को पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो आपका पार्ट 1 वीडियो जो होगा वो इन दोनों पे बेस्ड होगा, और आपको जो पार्ट 2 मिलने वाला है वो मिलेगा किस पे, वेल्डिंग पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम रिवेट और बोल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अब जो डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है, कभी भी जो डिजाइन की जाती है ना, हमेशा डिजाइनिंग हमेशा 2 थ्योरी पर बेस्ड होगी, एक तो WSM और एक LSM। WSM जो थ्योरी है वो बेस्ड है किस पर, IAS 800 1984। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कि जो 1984 जो कोड था वो किसके लिए था, वो था WSM थ्योरी के लिए। अब जो मॉडिफाइड कोड आया है LSM के लिए, वो कौन सा कोड है, IAS 800 2007 है। इसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनेंगी उन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए जो कोड काम में आएगा वो है आपका IAS 800 2007, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो हम अभी पढ़ रहे हैं करंट में, वो कोड कौन सा है, IAS 800 2007 ही है, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में स्पेशल जो क्लोजेज हैं वो भी आपको रीड करने पड़ेंगे, कौन से, WSM के, जैसे परमिसिबल स्ट्रेसेस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये तो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे प्रोवाइड करनी थी। अब हम चलते हैं कोड की तरफ, अब हम काम की चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिवेट और बोल्ट के बारे में, कि पिच क्या होती है और गोज क्या होती है। ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई बोल्ट है या आपकी रिवेट है, उनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और ध्यान रखना वो डिस्टेंस कब कहाँ है, पैरेलल टू द फोर्सेज है। जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज लगे हुए हैं, P और P मैंने मान लिए हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये आपकी क्या कहलाएगी, ये पिच कहलाएगी। लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज जो डिस्टेंस होगी दो रिवेट की, ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, आपकी गोज डिस्टेंस। ठीक है, तो पिच किसे कहते हैं, गोज किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली पिच को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और गोज को स्मॉल g से या कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से। अब बात करते हैं एज डिस्टेंस क्या होती है, एंड डिस्टेंस क्या होती है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, मान लीजिए आपको P फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P और P फोर्सेस लगे हुए हैं, आपके पास में 4 रिवेट लगी हुई हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, केस ये बनता है कि एक रिवेट से, ठीक है ना, जो लास्ट में कॉर्नर में रिवेट लगी हुई है, उससे जो नियरेस्ट जो एज है उसकी डिस्टेंस
और कौन सी डायरेक्शन में जो फोर्स P लग रहा है उसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कहलाएगी एंड डिस्टेंस। बट अगर आप उस रिवेट से डिस्टेंस देखते हो नियरेस्ट एज की, बट वो एज कहाँ पर होगा, वो होगा आपके परपेंडिकुलर टू द फोर्सेज। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कहलाएगी एज डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। तो एज डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्सेज होती है, जबकि पैरेलल टू द फोर्सेज कौन सी होती है, एंड डिस्टेंस होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस क्या है, बेसिक आपके सेंटर ऑफ द रिवेट से नियरेस्ट आपकी जो एज होगी उसकी डिस्टेंस होती है। अब इसमें भी ऑप्शन है कि हॉरिजॉन्टल टू द फोर्सेज है या परपेंडिकुलर टू द फोर्सेज है, उसके बेस पर एंड और एज डिफाइन किए गए। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस का कोडल प्रोविजन कितना है, कि मिनिमम आपको कितनी लेके चलनी होती है। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे और फिर मैं आपको और डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डायमीटर्स के बारे में, कि होल का डायमीटर कितना होगा रिवेट का। तो आपको जैसा कि पता होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है और इस प्लेट में आपको यहाँ पर आपने होल किया होगा और उस होल में फिर आपको रेवेट यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, रेवेट इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले होल बनाना पड़ेगा। तो जो होल बनाया जाता है इस होल का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, मतलब रेवेट के डायमीटर से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, ये तो कंफर्म है। अब कितना ज्यादा होता है ये कैसे पता चलता है, तो ध्यान रखना होल का जो डायमीटर होता है, होल डाया जो होगा वो इक्वल होगा किसके, नॉमिनल डाया के, जिसको मैं बोल देता हूं किसे, डी से, प्लस उसमें कुछ ना कुछ क्लियरेंस होगा सी। ध्यान रखना नॉमिनल डाया में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा क्लियरेंस, तब जाके आपके पास होल डाया आता है। ठीक है, अब ध्यान रखना क्लियरेंस आपको कितना लेके चलना है। अगर आपका नॉमिनल डाया, ठीक है ना, नॉमिनल डाया का मतलब है शंक का डाया, जैसे कि अगर ये रिवेट है और ये उसका हेड है, ठीक है ना, तो ये हेड है, ये तो है, कहलाएगा आपका हेड, और ये कहलाएगा आपका शंक। ठीक है ना, जो शंक का डाया होगा इसका, उसी को हम बोलते हैं क्या, नॉमिनल डायमीटर। तो नॉमिनल डायमीटर अगर आपका 25 mm है या 25 mm से कम है, तब आपको क्लियरेंस लेके चलना है कितना, 1.5 mm का, यानी कि आपका होल डायमीटर हो जाएगा, डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं होल डाया को और डी से रिप्रेजेंट करेंगे नॉमिनल डाया को, प्लस 1.5 mm इसमें ऐड कर देंगे। केस नंबर 2, अगर आपका डायमीटर ज्यादा है किससे, 25 mm से, नॉमिनल डायमीटर 25 mm से ज्यादा होगा, तो होल डायमीटर हो जाएगा डी प्लस 2 mm, यानी कि यहाँ पर जो क्लियरेंस आने वाला है वो कितने का आएगा, वो 2 mm का यहाँ पर क्या आएगा, क्लियरेंस आएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनविन्स फॉर्मूला के बारे में। अनविन्स ने भी एक फॉर्मूला दिया था। अनविन्स ने ये कहा था कि अगर आपको डायमीटर पता करना है, रिवेट का कितना डायमीटर यूज में लेना है बेसिकली, और आपको प्लेट की थिकनेस पता है, तो अनविन्स ने कहा था कि अगर आपको मान लीजिए जो प्लेट आप यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना, उस प्लेट की आपको थिकनेस पता है, ठीक है, उस प्लेट की थिकनेस पता है, तो उस केस में आप डायमीटर निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान रखना कि डायमीटर जो निकलेगा वो नॉमिनल डायमीटर होगा, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर होगा, रिवेट का निकाल सकते हैं। तो रिवेट का नॉमिनल डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 6.05 अंडर टी। अब यहाँ पे ध्यान रखना टी क्या है, टी थिकनेस है प्लेट की, और ये mm में यूज में लेनी है। उस प्लेट की थिकनेस है जिस प्लेट को आपको रिवेट जिस प्लेट में लगानी है आपको, ठीक है ना, जिससे कनेक्शन करना है। और डी क्या है यहाँ पे, ये डायमीटर है रिवेट का mm में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको मतलब कि डायमीटर भी mm में रखना है और थिकनेस भी आपको किस में रखनी है, mm में रखनी है। ठीक है, तो ये अनविन्स का फॉर्मूला था, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अनविन्स का, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है होल डायमीटर और बोल्ट। अगर बोल्ट का होल डायमीटर के बारे में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो होल डायमीटर का मैंने बताया, होल डाया क्या होता है, नॉमिनल डाया प्लस क्लियरेंस। तो अब बोल्ट के केस में कितना क्लियरेंस होगा, ध्यान रखना कि नॉमिनल डाया अगर आपका 12 mm से 14 mm तक है, तो आपको 1 mm का क्लियरेंस लेके चलना है। अगर आपका नॉमिनल डाया 16 mm से 22 mm तक का है, तो आपको जो क्लियरेंस लेना है वो होगा 2 mm का। अगर आपका नॉमिनल डाया 24 mm का है, तो भी आपको 2 mm का क्लियरेंस लेके चलना है। लेकिन अगर आपका डायमीटर 24 mm से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो आपको 3 mm का क्लियरेंस लेके चलना है। तो ध्यान रखना बोल्ट के केस में 3 क्लियरेंस चलते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, और रिवेट के केस में ये क्लियरेंस होता है सिर्फ कौन सा, 1.5 और 2 mm, दो ही चलते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट है फिर आपके पास में कि जो IS 800 1984 था, जो ओल्ड कोड था, उस ओल्ड कोड में क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में गिवन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको निकालने हैं किसके, रिवेट में या बोल्ट में, तो उस केस में आपको ये टेबल याद रखनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी बोल्ट या रिवेट की बात की जाएगी, तो यहाँ पर रिवेट ड्रिवन करनी है आपको, तो यहाँ पर अलग अलग तरह से ड्रिवन कर सकते हो, पावर ड्रिवन कर सकते हो, ठीक है ना, हैंड ड्रिवन कर सकते हो। तो पावर ड्रिवन आप कर रहे हो, ठीक है ना, और शॉप में कर रहे हो आप, ठीक है ना, जैसे वेल्डिंग वगैरह करनी होती है, रिवेट वगैरह करनी है, शॉप में करनी है या फील्ड में करनी है, डिपेंड करता है। तो शॉप में अगर आप कर रहे हो, शॉप का मतलब क्या होता है, वर्कशॉप में, तो आपके पास में एक्सेल टेंशन की जो वैल्यू होती है परमिसिबल होती है 100 MPa, शेयर की वैल्यू भी 100 MPa, और बेंडिंग की जो वैल्यू आती है वो आती है 300 MPa। बट अगर आप फील्ड में कर रहे हो,
पावर ड्रिवन है लेकिन फील्ड रिवेट है, तो उस केस में ये वैल्यू 10% डिक्रीज हो जाती है, 90 और 270 हो जाती है। तो ये भी याद रखना कि ये 10% लेस हो जाती है शॉप रिवेट से, ठीक है। तो अगर आपने शॉप के बजाय अगर आपने फील्ड किया तो 10% आपको कम करनी पड़ेगी आपको। तो आपको याद रखना है कि अगर आप शॉप रिवेट के कंपेयर करोगे फील्ड को तो 10% आपको क्या करना पड़ेगा, परमिसिबल स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपके पास में हैंड ड्रिवन। अगर हैंड ड्रिवन का केस है तो ये वैल्यू हो जाती है 80 और 250, यानी एक्सेल टेंशन की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 80 होगी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शेयर में वैल्यू कितनी होगी तो भी आपको 80 जवाब देना है, और अगर आपसे पूछा बेंडिंग तो आपके आंसर होगा 250 MPa। ओके। अब परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर मेंबर का मतलब है स्टील स्ट्रक्चर जो मेंबर होते हैं। देखो पहले तो मैंने परमिसिबल स्ट्रेस बताया था किसका, कनेक्शन का, रिवेट या बोल्ट वगैरह के लिए, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ किसके लिए, स्टील मेंबर के लिए। तो मेंबर के लिए एक्सियल टेंशन में या एक्सियल कंप्रेशन में वैल्यू आती है 0.60 Fy, बेंडिंग में आती है 0.66 Fy, वियरिंग में आती है 0.75 Fy, और शेयर में वैल्यू आती है दो, एक तो आती है 0.40 Fy और 0.45 Fy। अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो 0.40 आएगा, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 0.45 Fy आएगा, ठीक है ना। ये दो वैल्यू है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं पिच के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच का कोडल प्रोविजन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कोडल प्रोविजन आपका मिनिमम पिच के लिए, तो मिनिमम पिच होती है 2.5 डी नॉट। अब यहाँ पे डी, ओनली डी, ठीक है, डी नॉट नहीं है, ध्यान रखना। पिच मिनिमम पिच का क्राइटेरिया होता है मिनिमम पिच इक्वल टू 2.5 डी। अब ये डी ध्यान रखना क्या है, डी है नॉमिनल डायमीटर। ये आप यहाँ पर नोट लगा के लिख लो कि ये यहाँ पर क्या है, नॉमिनल डायमीटर है, ये होल डायमीटर नहीं है। ईएस में, गेट में और एसएससी में बार बार ये कोडल प्रोविजन पूछा गया है। सिंगल कोडल प्रोविजन 5 या 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, डिफरेंट एग्जाम में। अगर मैं स्टेट जेई और एसएससी की बात करूं तो 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। मैं गेट ईएस की बात करूँ तो 5-6 बार आ चुका है। ईएस में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार पूछा जा चुका है कि मिनिमम पिच जो होती है वो 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर होती है या होल डायमीटर होती है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब मैक्सिमम पिच की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पिच डिपेंड करती है अलग अलग कंडीशंस पर। जैसे कि आपका अगर आप टेंशन का केस है तो उस केस में 16T और 200 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वो लेके चलते हैं। कंप्रेशन में आपको मैक्सिमम निकालना है तो 12T और 200 mm होगा, इसका आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर टैक रिवेटिंग की बात होगी तो टैक रिवेट में दो केस बनते हैं। एक तो नॉर्मल केस बनता है जिसमें 32T और 300 mm लेके चलना है, इनका जो मिनिमम होगा, ठीक है ना, इनमें से जो मिनिमम होगा। और दूसरा केस होता है कि अगर एक्सपोज टू वेदर है, ठीक है ना, वेदर के एक्सपोज कर रखा है अगर आपने स्ट्रक्चर को, तो 16T और 200 mm का क्राइटेरिया लेके चलना है जो इनमें से मिनिमम होगा, ठीक है ना। अगर नॉट एक्सपोज टू वेदर तब तो ये वाला क्राइटेरिया चलेगा आपका फर्स्ट क्राइटेरिया, नहीं तो आपको ये सेकंड क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा टैक रिवेटिंग के केस में। अब टैक रिवेटिंग में ध्यान रखना, टैक रिवेट क्या होते हैं, टैक रिवेट वो रिवेट होते हैं जिनको आप लगाते हैं कब, जब आपके कनेक्शन क्या हो, बड़ा हो, छोटा करना हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको जो ऐसी रिवेट जिसके ऊपर लोड नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, डिजाइन नहीं किया गया हो जिस रिवेट को, ठीक है ना। दो तरह की रिवेट लगानी होती है। एक रिवेट का काम होता है कि लोड आ रहा है उस लोड को सहन करेगी, कनेक्शन को बनाए रखेगी, और दूसरी रिवेट क्या करती है, एक जिसको क्या करना होता है, सिर्फ कनेक्शन को होल्ड करना होता है, उस पर लोड नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी रिवेट है जिसको होल्ड करने का काम करती है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई एंगल सेक्शन है, इस टाइप से यहाँ पर एंगल सेक्शन है और उसको कनेक्ट करना है दूसरे मेंबर से यहाँ पर, ठीक है, इस मेंबर से कनेक्ट करना है तो आप एक रिवेट लगाओगे इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दूसरा एंगल लगाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा एंगल वो यहाँ लगाओगे। अब इन दोनों एंगल्स को कनेक्ट करने के लिए अगर आपने यहाँ पर एक रिवेट लगाई है तो ये आपकी टैक रिवेट कहलाएगी, जो कि इन दोनों को होल्ड करेगी लेकिन इसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उस केसेस में क्या होता है, टैक रिवेट यूज की जाती है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब मिनिमम एज डिस्टेंस और मिनिमम एंड डिस्टेंस के बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये समझ लेना। ये मतलब आपको ये ध्यान रखना, इस वीडियो में जो नई चीज आपको देखने को मिल सकती है ना, वो ये वाला पॉइंट हो सकता है। हो सकता है आपने बाकी सारी चीजें पढ़ी हो लेकिन ये इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा बच्चों को, वो आज दूर हो जाएगा। क्या होता है कि देखो जब भी मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस की बात होगी तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो एज बने हैं ना, वो एज किस तरह से बने हैं। एज अगर आपने रफ एज बनाए हैं या मशीन कट एज बनाए हैं उसके बेसिस पर क्राइटेरिया है। अगर आपने मशीन कट एज बना, मशीन मतलब कि एकदम शार्प एज है, एकदम बढ़िया तरीके से कटिंग है उनकी, तो आपका क्राइटेरिया मिनिमम एंड या मिनिमम एज डिस्टेंस दोनों इक्वली होंगी, वो होगी 1.5 डी नोट के बराबर। अब यहाँ पे डी नोट क्या है, ध्यान रखना, ये होल्ड आया है। अगर ये रफ कट किया है, हैंड प्लेट कट है या शेड कट है, तो उस केस में ये क्राइटेरिया जाएगा 1.5 डी नोट, और डी नोट क्या है, होल डायामीटर है। तो मिनिमम एज डिस्टेंस या मिनिमम एंड डिस्टेंस 1.7 डी नॉट या 1.5 डी नॉट दोनों हो सकती है, डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पर कि आपके जो एज है वो कैसे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे एक नोट याद रखना है
अगर आपका मेंबर जो है वो मेंबर कोरोसिव एनवायरनमेंट के कनेक्शन में है, यानी कोरोसिव एनवायरनमेंट में एक्सपोज है अगर आपका मेंबर, तो उस केस में मैक्सिमम एज डिस्टेंस है उसका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका कि आपकी जो मिनिमम एज डिस्टेंस है, मैक्सिमम एज डिस्टेंस है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एज डिस्टेंस है या तो ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। किसके बराबर? 40 mm प्लस 40। अब याद रखना क्या है, 40 mm तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, लेकिन 40 कांस्टेंट नहीं है। तो टी क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखना, थिकनेस है थिनर मेंबर की, ठीक है ना, थिकनेस है थिनर मेंबर की, ठीक है, थिनर मेंबर की यहाँ पर थिकनेस है, डबल एन आएगा यहाँ पर, थिकनेस है किसकी, थिनर, यानी पतली वाली जो प्लेट होगी, पतला वाला जो मेंबर होगा उसकी थिकनेस का 4 गुना करना है प्लस 40 mm करना है। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, 40 mm प्लस 40, ठीक है, इतनी तो आपकी वैल्यू होनी ही चाहिए। अगर इतनी वैल्यू नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर बात कर लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शंस के बारे में। ये भी बहुत ही मतलब कि कंफ्यूजन वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स के, उनको समझ में नहीं आता है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन क्या है। कभी तो स्पान बाई 300 हो जाता है, ठीक है, कभी स्पान बाई 300 हो जाता है, कभी स्पान बाई 350 हो जाएगा, कभी स्पान बाई 250 होगा, कभी स्पान बाई 325 होगा। होता क्या है इनमें से एक्चुअल में यही समझ में नहीं आता बच्चों को। तो अब मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आरसीसी स्टील दोनों के कंसेप्ट बताने वाला हूँ। देखो अब आपके पास में क्या है, जब भी डिजाइनिंग की बात होगी तो डिजाइनिंग डब्ल्यूएसएम में होती है और एलएसएम में होती है। अगर आपकी डिजाइनिंग डब्ल्यूएसएम में है तब तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन स्टील होगा स्पान बाई 325। ये आपको नोट कर लेना है कॉपी में। लेकिन अगर आप एलएसएम में डिजाइन कर रहे हो तो एलएसएम में मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन क्या है, ये इसके दो क्राइटेरिया हैं। एक तो होता है ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, यानी क्रैकिंग के लिए सेंसिटिव है आपका मेंबर, या क्रैकिंग के लिए सेंसिटिव नहीं है आपका मेंबर। अगर क्रैकिंग के लिए सेंसिटिव है यानी क्रैक्स आ सकते हैं उसमें और सेंसिटिव है तो आपको कम डिफ्लेक्शन लाने की आवश्यकता है, तो वो अब आपका होता है स्पान बाई 360। अगर सेंसिटिव नहीं है, ससेप्टेबल नहीं है क्रैकिंग के, तो आपका स्पान बाई 300 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर स्पान बाई 360 है तो यानी यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो थोड़ा कम आएगा, यहाँ पर 300 डिवाइड में यानी यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर क्रैकिंग के प्रति ससेप्टेबल है यानी सेंसिटिव है तो उस केस में तो वैल्यू आएगी कम थोड़ी सी। अगर आपकी क्रैकिंग आ सकती है मेंबर में, तो क्रैकिंग आ सकती है आपने बोला है तो यानी कि थोड़ी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। तो स्पान बाई 360 और स्पान बाई 300 कब आता है ध्यान रखना। यानी कि स्टील में 3 ही कोडल प्रोविजन होता है, डब्ल्यूएसएम के लिए नीचे 325 आएगा, एलएसएम में 360 और 300 आते हैं। अब आरसीसी में क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। आरसीसी में जब भी डिजाइनिंग की बात की जाएगी तो डिजाइनिंग में हमेशा दो डिफ्लेक्शन चलते हैं। एक तो आएगा स्पान बाई 250 का और एक आएगा स्पान बाई 350 और 20 mm का। ये तो होता है फाइनल डिफ्लेक्शन। आरसीसी में जो फाइनल डिफ्लेक्शन आता है वो होता है स्पान बाई 250। और जो पार्शियल डिफ्लेक्शन आता है यानी ये आप ये कह सकते हो कि क्रीप के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू जो आपके डिफ्लेक्शन आता है वो स्पान बाई 350 और 20 mm, इन दोनों में जो मिनिमम होगा इतना आ सकता है। तो ये कोडल प्रोविजन आपको याद रखने हैं कि अब आपके माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्पान बाई 250 होगा या 350 होगा या 325 कितना होगा, स्टील में कितना होता है, आरसीसी में कितना होता है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम कम से कम टाइम में आपको मैं बता सकूं। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि वो छूट गई है, मैंने नहीं बताई है, या कुछ इंप्रूवमेंट करना है या वीडियोस को लॉन्ग करना है या जो भी आपके सजेशंस हो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को देखो लाइक करो ना करो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप शेयर ज़्यादा कर रहे हो, अपने दोस्तों को बता रहे हो, तो ज़्यादा लोगों तक चीज़ पहुँचेगी, ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे ज़्यादा व्यू होंगे। फिर नेक्स्ट जो कोई स्टूडेंट आया है अगर यूट्यूब पे वो सर्च कर रहा है और उसने वहाँ देखा इस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको समझ में आएगा कि यार ये शायद अच्छा वीडियो, इसलिए शायद इस पर ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। अगर कोई अच्छा वीडियो इस पर व्यू कम है तो लोग उसको देख के वापस चले जाते हैं, उसको लगता है कि यार इस पर व्यू नहीं है तो अच्छा नहीं होगा शायद, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि इस पर व्यूज़ ज़्यादा आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कनेक्ट हों, ठीक है। आपने IS 456 देखा होगा, आप काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जहाँ मैं वेल्डिंग से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।